हेलो एंड वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ सीडीपी। तो दोस्तों आज हम लोग क्रिएटिविटी को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सब को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये एक सिंपल सा और आसान सा चैप्टर है जो कि एक बार देख लेने भर से ही क्या है कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। तो ये समझ जो है वो क्या दिखा रही है? ओके, राधा जो है वो उसको समझ में ये बात आ गया है कि धूप में जो है कपड़ा जल्दी सूखता है, उससे जो है वो नमी जल्दी खींच लिया जाता है। इट मीन्स क्या है कि उसको रीजनिंग आ गया है, उसको क्या है कि कारण समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ रहा है। सो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि राधा के अंदर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट वाला जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, वो डेवलप हो गया है। ओके, आगे है, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की किस जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए? अ टीचर मस्ट कीप इन माइंड द डेस्ट नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। सो क्लासरूम में एक टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए? संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। तो जितना ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे बच्चों का उतना ही बेहतर होगा, बच्चे का लर्निंग उतना अच्छा होगा, उनका जो डोमेन है उसका डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा। इस वजह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डेवलपमेंट अलग अलग डोमेन में, उस पर हमको क्या है कि एक टीचर को ध्यान देना चाहिए किसी बच्चे को लेकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव, भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट द मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। सो इसमें से देखें तो जो इंटरपर्सनल चीज़ होता है वो क्या है कि हम दूसरे लोगों को समझ ज़्यादा बेहतर पाते हैं। जिनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होता है वो ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं दूसरे लोगों के फीलिंग्स को, दूसरे लोगों के आइडियाज़ को, वो क्या फील कर रहे हैं, उन पे सिंपेथी हो चाहे इम्पेथी हो, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और यही अगर इंट्रापर्सनल होता तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि जब हम खुद को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। आगे है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्या? किसी भी नई चीज़ का निर्माण करना। ऑलराइट, सो इसमें से ओल्ड बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं, पेंटिंग, म्यूजिक, नॉवल, रिजल्ट यानी कि नवीन परिणाम से। तो क्रिएटिविटी का एक सिंपल सा लाइन, एक लाइन याद रखना है, क्रिएटिविटी का मतलब किसी नई चीज़ का निर्माण होना। ओके, यहीं से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जो है वो टिक कर सकते हैं। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता? मतलब इसमें से जो है वो सृजनशील बालक को लेकर कौन सा बात गलत है? मतलब कि इसमें से देखना है हमको कि एक सृजनशील बालक के अंदर क्या क्या गुण होता है। तो इस चार में से कोई एक ऐसा है जो कि उसके अंदर गुण नहीं होता है। तो ओरिजिनल थॉट, हाँ ठीक है। देन फ्लुएंसी ऑफ एडवेंचरस एटीट्यूड, साहसिक मनोवृत्ति, एटीट्यूड से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। देन विचार प्रवाहशीलता, फ्लुएंसी ऑफ थॉट। देन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, सो इसमें से देखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। तो इसमें से कौन है जो क्रिएटिविटी को नहीं करता है? तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है क्या कि सोच जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ने के बजाय किसी एक पॉइंट को जो है वो दिखा रहा है, मतलब वो कॉन्वर्ज हो रहा है ना कि डाइवर्ज हो रहा है। वो हर एक चीज़ को क्या है कि किसी एक रिस्पेक्ट में सीख रहा है या समझ रहा है, मतलब कि वो अलग अलग परसेप्शंस को जो है वो देख नहीं पा रहा है। तो ये क्या है कि एक सृजनशील बालक का जो है वो गुण बिल्कुल भी नहीं है। आगे है एक कथन वाला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अभी सी-टेट में जो है यही सारा क्वेश्चन जो है वो आजकल चल रहा है ज़्यादा। बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ओके, मतलब कि बच्चों में अगर हमें एक रचनात्मक चीज़ों को लाना है उसके अंदर, तो उसके लिए क्या है कि हमको चिंतन और मनन करने के लिए उसको क्या है कि प्रमोट करना है और उसको वैसा प्रॉब्लम देना है, केस स्टडी देना है जहाँ पर बच्चा सोचे, थोड़ा सा मनन करे, उस पर चिंतन करे। ओके, आगे उसका कारण क्या दे रहा है कि रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो सही बात है कि उसको अगर हम एक उत्तेजना दें, एक क्यूरियोसिटी दें, एक न्यू इम्पल्स दें, तो वो क्या है कि और भी ज़्यादा बेहतर
खोज सकते हैं। इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रतिभाशाली छात्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में हमको देखना है। तो पहला कहता है कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। मतलब कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका थोड़ा सा जो लर्निंग पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर एवरेज स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन तो हमको अच्छा लग रहा है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके अंदर भी रिस्क होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, उसके अंदर बिल्कुल जोखिम होता है अक्षमता का। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से इतना श्योरिटी के साथ तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं किसी चीज़ को हम लोग। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें भी जीवन में दुख और सब कुछ आता है। सो अपना बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि वो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उसका पेस जो है वो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है या बेहतर होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज कॉल्ड। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्रिपरेशन होता है। जैसे कि अगर हमको किसी चीज़ का एक चित्र बनाना है तो हम लोग पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि एक चिड़िया जो है वो बैठी हुई है किसी पेड़ पे, तो हम लोग देखते हैं कि उस चिड़िया का आकार कैसा है, रंग कैसा है, वो कैसे बैठी हुई है पेड़ में, पेड़ का आकार कैसा है। तो पहले हम लोग क्या कि प्रिपरेशन करते हैं और फिर उसको मतलब कि पहले हम लोग एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं और फिर मेंटल पिक्चर के बाद जो है उसका हम लोग एक फिजिकल पिक्चर बनाते हैं। आगे है कि हु इज रिलेटेड टू टेट टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? सो इसमें से मॉर्गन एंड मुरे दोनों ही जो है वो टेट टेस्ट से संबंधित हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अपसारी का मतलब क्या होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब किसी एक चीज़ को क्या है कि हम बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे कि मान लो एक पानी का गिलास है तो इसको कोई बच्चा जो है वो ऐसे देख सकता है कि आधा भरा हुआ है, तो कोई बच्चा जो है वो इसको ऐसा बोल सकता है कि आधा खाली है। ओके, सो ये देखने का एक अलग अलग तरीका है। किसी एक प्रॉब्लम को हम लोग अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है क्या कि हमारे पास बहुत सारा विचार का प्रवाह हो रहा है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तब तो उसको हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीकों से सोच पा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, विचार का प्रवाह। ओके, नेक्स्ट है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सो कैसे? सो शिक्षक की डांट से बचने के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चा जो है वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव कब होगा? जब बच्चा के अंदर से खुद से ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन आए कि हम किसी काम को करें, तब जो है वो बच्चा किसी नई चीज़ का या फिर एक क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कर सकता है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर नहीं, अपनी रुचि से। हाँ, सो अपनी रुचि से जो है वो सबसे बेस्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी? सो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम लोग क्या है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखते हैं और उसी से क्या होता है कि एक नया आउटकम निकल कर होता है। और क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है किसी नए चीज़ों का जो है वो प्रोडक्शन होना। ओके, नए विचार का उत्पन्न होना। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। सो जो कॉन्सेप्ट मैप होता है, सिद्धांत चित्र होता है, वो क्या है कि कैसे हम लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट बनाने में वो कैसे हम लोग को मदद करता है। सो फोकसिंग विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देन अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने से, ऐसा भी नहीं होगा। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने से, तो ये बिल्कुल सही होगा। जो माइंड मैप होता है वो क्या होता है, हमको मेरे ये एबिलिटी को बढ़ाता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को हम कितने व्यवस्थित तरीके से जो है वो उसको अच्छे से बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस वजह से माइंड मैप क्या होता है कि बहुत क्लटर, अगर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम लोग बहुत छोटे रूप में बहुत सुंदर तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। ओके, आगे है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में
सृजनात्मकता का पोषण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्टर्स क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। इट मीन्स इसमें से कौन सी बात है जिससे क्या कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगा। सो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू नर्चर द इननेट टैलेंट्स ऑफ द एवरी लर्नर। तो ये तो बहुत अच्छा है इसका एक्सप्लेनेशन, आगे भी देख लेते हैं। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको लक्ष्यों पर बल दे रहे हैं। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। टीचिंग स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ गुड एजुकेशन। ओके, सो ये भी एक बार दोनों को अब हम लोग देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू नर्चर द इननेट टैलेंट्स ऑफ द एवरी लर्नर। ओके, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि टीचिंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यूज। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि थ्योरेटिकल आ जा रहा है कि यहाँ पर हम उसको बच्चों को बता रहे हैं कि गुड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि बच्चा खुद से कर रहा है। तो बच्चा जब खुद से करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर क्रिएटिव थिंकिंग के साथ जो है वो आएगा। आगे है कि ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है वो डैश में भी उच्च होंगे। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट चिल्ड्रन विथ हाई इंटेलिजेंस कोशिश विद ऑल्सो बी हाई इन स्टडीज। मतलब जिसका IQ जिसका हाई इन क्रिएटिविटी हो जाएगा, क्योंकि जिसका IQ अच्छा होता है वो पढ़ाई में तो अच्छा होता ही है, लेकिन इस बात का कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका IQ अच्छा है उसका क्या है कि क्रिएटिविटी भी अच्छा हो। What kind of correlation is found between intelligence and creativity? मतलब कि बुद्धि और सृजनात्मकता में जो है वो किस प्रकार का सह संबंध कोरिलेशन है। तो ये क्या है कि पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम इधर इंटेलिजेंस रखें और इधर क्रिएटिविटी रखें तो अगर कोई एक बढ़ता है, अगर इंटेलिजेंस बढ़ता है तो उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। हमारे अंदर जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा उतना बेहतर तरीके से हम क्या कि नए विचारों को सोच सकते हैं। आगे है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय किनके द्वारा, तो क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ क्रिएटिव चाइल्ड। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इट मीन सिंपल सा बात है कि सृजनात्मकता के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। बालक जो है वो जिज्ञासु होता है, तो बिल्कुल होता है। बालक साहसी नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो बच्चा सृजनशील होगा वो साहसी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट मीन्स बच्चा जिज्ञासु होता है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है, महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होता है। तो ये सारा फीचर्स जो है वो एक क्रिएटिव चाइल्ड का है, और क्या नहीं है तो वो डरपोक होता है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी अ टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट। मतलब कि किसी के अंदर क्रिएटिविटी को लाने के लिए टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए एक बच्चों में। वो जो है बच्चों को कैसा टास्क दे, कैसा काम दे। तो बच्चों का जो है वो टास्क सेंटर्ड, गोल सेंटर्ड, टास्क सेंटर्ड एंड गोल सेंटर्ड, रिवॉर्ड ड्रिवन। अगर हम देखें तो इसमें से अगर हमारा रिवॉर्ड ड्रिवन होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें से क्या ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों में सृजनात्मकता जो है वो डेवलप नहीं करता है, विकास नहीं करता है। तो खेल से बिल्कुल हम लोग और भी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो उसको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। वहाँ पर लाइफ प्रॉब्लम आता है, ओके, वो प्रॉब्लम हम लोग को पहले से पता नहीं होता है तो उसको डील करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग सोचते हैं, तभी जाकर उसको कर सकते हैं। देन स्पीच थोड़ा सा नहीं लगा, क्योंकि स्पीच में सिंपल सा हम लोग लिखा हुआ चीज़ को जो है वो जाकर कहीं और पर उतार देते हैं, किसी के सामने उसको बोलते हैं। तो इससे कोई भी तरह का सृजनात्मकता कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। देन कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, हाँ कहानी लिखने में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ नया उसमें जोड़ सकते हैं, सो इसको हम लोग रख सकते हैं। ओके,
देन आगे है कि निर्माण तो जब आ गया तो फिर वो क्रिएटिविटी होगा ही। इट मीन्स इसमें से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषण जो है, भाषण करने से किसी भी बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं होगा, इसलिए बैठ के बकबक नहीं करना है। बकबक करने से कहीं बेहतर है कि बैठ कर एक पेज जो है वो स्टोरी लिख लीजिए, तो उससे क्या है कि आपके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी आएगा। थोड़ा देर खेल लेने से भी क्रिएटिविटी आएगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें तो उससे भी हमारा मेंटल एक्सरसाइज होगा। मेंटल एक्सरसाइज जैसे ही होता है उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड का मसल्स है वो बिल्डअप होता है और हमारे अंदर क्रिएटिविटी यानी कि राइट माइंड, लेफ्ट माइंड, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। आगे है कि क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, मतलब कैसे पहचान होती है क्रिएटिविटी का। इसका पहचान जो होता है वो नवीन परिणाम से, मतलब जब कभी भी क्रिएटिविटी आए तो क्रिएटिविटी का मतलब हमको समझना है कुछ नया चीज़ों का निर्माण से। एक स्टेटमेंट है, सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का प्राय है। क्या कह रहा है कि एक क्रिएटिविटी इज सिनोनिमस विद द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड टू ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप, creatively generate new subject matter and develop new interrelationship. So this statement has been given by स्कीनर। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। ओके, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। इनमें से कौन कौन सा चीज़ जो है वो सृजनशीलता में नहीं आएगा। तो ओरिजिनलिटी बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पर होता ही है एक नया चीज़ का निर्माण, तो ओरिजिनल होना ही चाहिए। डिसिप्लिन का कोई बहुत काम नहीं है। फ्लुएंसी ऑफ किसका, थॉट का, है ना, विचार का। हमारे पास विचार का धारा प्रवाह होना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, जितना ज़्यादा हम लचीला होंगे उतना बेहतर सोच पाएंगे। यानी कि डिसिप्लिन का कोई बहुत बड़ा रोल जो है वो नहीं है सृजनशीलता में, यानी कि क्रिएटिविटी में। सो अपना उसी ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। होप आपको जो है वो ये चीज़ें समझ में आया होगा कि एक सृजनशीलता से क्या रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। अगर हम लोग इससे इतना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सृजनवाद में तो इस चीज़ में क्या चीज़ के बारे में बात होता है। एजुकेशन व्यवहारवादी होती है, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होती है, ये तो बहुत सही लग रहा है। देन शिक्षक केंद्रित, ये तो पहले काट दो। देन सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से नहीं, बच्चे जो है वो निष्क्रिय नहीं होंगे बल्कि उनको क्या कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि एजुकेशन इज अ चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित होगा। जब बच्चे खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक बार दो बार देख लेने से इससे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आप जो है वो आसानी से जो है वो टैकल कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।